अगर तुम्हें लग रहा है ना कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है प्रेशर, तो फिर रुक जाओ, क्योंकि ये 40 डेज तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी। बोर्ड सिर्फ एग्जाम नहीं होता, बोर्ड सेल्फ बिलीफ का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। जी हाँ, 95% सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं बने हुए हैं, 95% उनके लिए भी होता है जो लास्ट मोमेंट पर गिव अप करना नहीं चाहते। और अगर तुम ये सोचते हो कि अब लेट हो गया है, तो अब मैं तुम्हें सच बता दूं कि ये भी रियलिटी है कि अगर तुम अभी भी करना चाहो तो तुम्हारे लिए ये टाइम भी बिल्कुल बेस्ट है। तुम अभी अपनी शुरुआत कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत तुम्हारे रिजल्ट को बदल सकती है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबैका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये 40 डेज बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन और आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करते हैं, और कैसे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी अगर स्ट्रांग हो तो आप अपने इन 40 डेज में भी इतिहास रच सकते हो। बस एक चीज याद रखिएगा, मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन। अगर आप ये वीडियो देख करके आज एक डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैम, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ये 2 महीने इस तरह से पढ़ाई करूंगा जिस तरह से आपने बोला है, और मैं आपको एंड में रिजल्ट लाके दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस, तो फिर जीत आपकी है। तो आइए बिना प्रेशर और बिना ओवरलोडिंग के अपनी 95% की जर्नी को आज समझते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो ना, तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है और आपकी ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करने वाली है, उसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने के लिए नहीं कहूंगी। मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने एग्जाम में मोर ओवर फोकस करिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, पैसेजेस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। उसके अलावा सिचुएशनल टास्क बहुत सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आप आंसर को मैनेज अच्छे से कर लेते हैं, आपका जो पॉइंटर है वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज है, तो फिर अपनी आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट के साथ बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। बच्चों को शायद ये पता ही नहीं होता कि उनके जो आंसर राइटिंग है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेज करना। बच्चे पेपर छोड़ करके आ जाते हैं, इस वजह से मैक्सिमम मार्क्स उनके यूं ही चले जाते हैं। और बची बात कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग होगा, आपका कंटेंट कैसे स्ट्रांग होगा, तो वो वन टाइम का प्ले है। वन टाइम का प्ले अगर आपने कर लिया ना, सो आप अपने आप को स्ट्रांग फील होता हुआ देखोगे। आइए लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस समझते हैं। 2024 का पेपर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का कोई सिनेरियो दिया हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, आपका आंसर हो गया। 2025 में ये पैटर्न शिफ्ट हुआ और फिर ये एप्लीकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर डाल दिया गया। मतलब आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, आपकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी जा रही थी, आपकी थॉट प्रोवोकेशन स्किल्स के ऊपर बात करी जा रही थी। वहीं 2026 के पैटर्न में आप ये देखोगे कि कॉन्सेप्ट प्लस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एम्फेसिस के ऊपर आपके स्ट्रॉन्ग लेवल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि जब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, तो आप उसको रियल लाइफ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कहा, टाइगर किंग जैसे बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास पावर है, घमंड इसी वजह से उनके अंदर आ जाता है और वो अपने घमंड में चूर हैं, वो कुछ भी करते रहते हैं। सो आप कोई लाइव एग्जाम्पल मुझे लिख करके दो कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह का सिनेरियो आज भी क्रिएट हो रहा है, राइट ना। परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में बात करें अगर हम, तो पहले इजीली होता था आपके लिए ये कि 95% में यूं ही ले आऊं, है ना, लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन देखा गया। स्लो डिक्लाइन था लेकिन डिक्लाइन था। तो इंग्लिश में तो आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाता है, बट बी श्योर ऑफ दिस कि आप अपना जो इवैल्यूएशन है वो पहले से ही करना शुरू करें। मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1-2 सैम्पल पेपर्स या PYQs दिए हुए हो, ताकि आप खुद को जज कर पाए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मतलब मैं सारा पेपर टाइमली अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, और प्लस मैं अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहूँगी, प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं हो रहे हैं, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं हो रहे हैं। अब बच्चे बोलते हैं मैम मैं ये सब कहाँ पे चेक करूँ। सो जब आप अपनी आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आप अपनी आंसर राइटिंग को ChatGPT या फिर परप्लेक्सिटी इन सब पे यूज़ करके ज़रूर से ट्राई किया करो ग्रामेटिकल एरर्स निकालने का या स्पेलिंग एरर्स निकालने का। बी श्योर ऑफ दिस, जिन बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उनके हाई स्कोर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप अपना ना सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लीजिए। जैसे कि अगर आपका मैथ्स है तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी ट्रेंड में देखोगे तो वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर रहता है। वहीं अगर आप साइंस में चले जाओगे तो आपके एप्लीकेशंस और डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सोशल साइंस में चले जाओगे यानी कि आपकी ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, इसमें ना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसमें MCQs क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड MCQ क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। वहीं अगर आप लैंग्वेजेस में चले जाओ, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो वो
कॉम्प्रिहेंशन हैवी करके आपके मार्क्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा यहाँ पर अटकेगा और यहाँ पर वो मार्क्स नहीं ला पाएगा, बिकॉज चैप्टर में जनरली बच्चा क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन हाँ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे होंगे। सो बी श्योर ऑफ दिस कि जब आप मैथ्स और ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड जो आपके टॉपिक्स हैं या फिर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके चलो। इवन अकाउंट्स में भी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। वहीं अगर आप साइंस के कुछ और सब्जेक्ट्स में जा रहे हो, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो आप एप्लीकेशंस और डायग्राम की बात करूँ अगर मैं बायो वाले, तो उसमें कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से लिंक करके अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको वो ईजी लगेगा। वहीं ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे एविडेंस और इन्फ्लुएंसेस है ना, टाइम ऑर्डर हो गया जैसे क्रोनोलॉजी बोलते हो आप लोग है ना, या इवेंट्स हो गए, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। वहीं अगर आप लैंग्वेजेस की बात करोगे तो आपने ना प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, पैसेजेस की, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जब भी आप पैसेजेस कर रहे हो तो डेटा स्कैन करो, कीवर्ड स्कैन करो, सो आपके लिए वो इजी हो जाता है बहुत करना पैसेजेस को। जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, अगर आप कॉमर्स की बात करोगे तो मेन प्रॉब्लम आपको अकाउंटेंसी में ही फेस करने के लिए मिलती होगी, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं ना, मतलब लॉन्ग आपको टाइम देना पड़ता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो है ना, या फिर आप BST की बात करो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, अगर मैं 40 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो आप अपने जो 40 डेज हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फेज़ 1 आप फर्स्ट से लेकर 10th डे तक जा सकते हो। आप NCERT का सिलेबस कवर करो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स उसके बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर से शुरुआत करोगे तो बेस्ट रहेगा। वहीं आप दूसरे फेज़ में जाओगे तो आपका 11 से 25 का डे रहेगा, जिसमें आप चाहे तो मॉक पेपर दे दो, सैम्पल पेपर दे दो है ना, टाइम लगा करके पेपर को सॉल्व करो कि आप 3 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो 11 से 25 डेज में आप यही प्रैक्टिस करते रहना। फिर उसके बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करो, चाहे वो आपके सेशंस हो, चाहे वो आपने नोट्स बनाए हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे तो क्वेश्चंस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके आंसर्स गड़बड़ होंगे, तो आप उनको वापस से वहाँ पर रिविजन कर सकते हो। अब इसमें आपको ये पता चल जाएगा आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, राइट। वहीं अगर आपका 26 से 40 दिन का टाइम आता है तो उसमें आपको, क्योंकि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने अपने वीक एरियाज पे वर्क किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको लिख करके रखा होगा, तो इसमें इंटेंसिव आपने रिविजन करना है और इस टाइम फुल मॉक लेंथ टेस्ट के लिए जाना है आपको। दैट मीन्स आप पेपर्स दे सकते हो, पूरे पेपर्स, शॉर्ट पेपर्स ना दे करके पूरे पेपर्स हो। जैसे पहले आप क्या कर रहे थे, आपने RC का टेस्ट दिया था, यानी कि अनसीन पैसेज, फिर आपने राइटिंग सेक्शन का टेस्ट दे दिया, फिर आपने लिटरेचर का दे दिया, लेकिन अभी क्या करोगे, आप पूरा 3 घंटे का पेपर देने वाले हो, है ना। फॉर्मूला शीट और डायग्राम्स बना करके रखोगे, रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा उससे ज़्यादा कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स पे अगर मैं जाऊँ तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक्टिव रिकॉलिंग, है ना। तो आपने अपनी मेमोरी को टेस्ट करना है बिना पढ़े, है ना। जैसे अपने मन में क्वेश्चन पूछो, ओके ये वाला सिनेरियो था तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये वाले की डेफिनेशन क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है ना, इसका जो थ्योरम है वो कैसे जा रहा है, तो इस तरीके की आप रिकॉलिंग करोगे। अब अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को रात में सोने से पहले आप एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो। नोट्स प्लस माइंड मैप्स आपके रेडी होने चाहिए, है ना। ये आप ऑब्वियसली जो सेशंस हैं हमारे उनको वॉच करके भी कर सकते हो। 30 से 40 है ना, 30 to 40 सैम्पल पेपर्स आपको एग्जाम्स के टाइम पर सॉल्व करने ही करने हैं। मैं ये मिक्स की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, है ना। मिस्टेक का एक लॉग तैयार करना है ताकि आप अपनी वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। दूसरी चीज़, अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाओ, है ना। शॉर्ट ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। अगर एक स्ट्रेच में पढ़ाई करोगे तो सफ़र करोगे। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत वर्क करना है ना। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर तरीके से आप देख लो। CBSE की साइट पर जाओगे तो पुरानी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से बच्चों ने आंसर राइटिंग करी हुई है, कितना नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, किस तरीके से वो ऊपर डालते हैं दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, और फिर उसके बाद नीट एंड क्लीन आंसर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। तो आप एक बार उसको देख लो। सेफ मार्क्स अगर आपको चाहिए, है ना, तो आपको कोशिश करना होगा टफ क्वेश्चन को टैकल करने का। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले इजी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो आप कर लो, और फिर उसके बाद आप टफ क्वेश्चंस की तरफ जाओ, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है तो पहले वो चैप्टर्स या वो क्वेश्चंस पढ़ता है जो आपने किए होते हैं। तो जिसको आपको मतलब आप समझ रहे हो ना, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, तो आप वो काम करने की कोशिश करना। डूज एंड नोट्स पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को रट्टा मत मारना, है ना, समझने की कोशिश करना। सैम्पल पेपर या मॉक्स देते रहो, है ना। हर बार 3 से 4 बार आप अपने टॉपिक को रिवाइज करो, क्योंकि बार बार एक चीज़ पढ़ने से ना कॉन्फिडेंस आता है। डोंट्स में आपको नया टॉपिक
आखिरी वीक में नहीं स्टार्ट करना है, बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं, है ना, बिना ब्रेक के स्टडी नहीं करनी, वो भी बहुत गलत है क्योंकि आप एग्जॉशन में जाते हो, थक जाते हो, है ना, और आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स आप इग्नोर कर रहे हो, ये बहुत गंदी चीज़ है। मुझे सब आता है, सब आता है, सब आता है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मार्क्स चले जाएंगे। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है ना। कॉन्सेप्चुअल फोकस कैसे इंप्रूव कर सकता है स्कोर, ये आपको जानना ज़रूरी है बेटा। क्वेश्चन आज के टाइम पर कितना रीजनिंग के साथ और कितना एक्सप्लेनेशन अच्छा आप दे करके कर रहे हो, ये मैटर करता है। लेंथ कितनी है ये मैटर नहीं करता, लेकिन कितनी खूबसूरती से आपने आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है वो बहुत मैटर करता है। आप एग्जाम्पल्स लो, रियल लाइफ सिनेरियोज लो, है ना, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश के पेपर में जाओगे तो आपको स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी के लिए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल हो, क्लियर लैंग्वेज हो, लेकिन कुछ अगर न्यू चीज़ें आप यूज़ कर सकोगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लॉन्ग आंसर्स में आप ना जैसे कुछ प्रोवर्ब्स यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे। नाउ फाइनली आई जस्ट वांट टू से दिस, 95% 40 दिन में अचीवेबल बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैटर नहीं करता आप कितनी देर में पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैटर करता है आप कितने स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हो, कितना स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। काम की चीज़ें पढ़ो, PY की उसका एनालिसिस करके अगर आप पढ़ रहे हो ना, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, है ना। स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, मेहनत तो ऑब्वियसली एक गधा भी कर रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मेहनत अगर आप लास्ट मोमेंट पे कर लेते हैं, वो भी स्मार्ट तरीके से, तो आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो, तो सबका सोल्यूशन है मेरे पास। विजेता बैच में हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको लाइव क्लास देंगे, आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। हम हर क्लास के साथ क्लास नोट्स दे रहे हैं और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक शीट दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप उतना पढ़ लो, है ना। और इसके अलावा एक बुक छोटी सी हम आपको दे रहे हैं जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर आप एग्जाम से पहले सिर्फ उसको प्रिपेयर करके चले जाते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, राइट। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। आप ये विजेता बैच ले सकते हो। याद रखिएगा, विजेता में आपको नहीं मिलेगा बुक, लेकिन विजेता प्रो बैच में आपको बुक मिल जाएगी। आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर जाना है ना। जैसे ही आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाएंगे, आपको इस तरीके का लोगो ओपन हो जाएगा। आपने क्रैश कोर्स पे चले जाना है, दिख रहा है। करियर्स अड्डा की ऐप पर जा करके आपने क्रैश कोर्स पे जाना है, और जैसे ही क्रैश कोर्स पर आप जाएंगे, यू मे सी इट, है ना, कि आपके पास ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। विजेता में बुक नहीं मिलेगी, विजेता प्रो में बुक मिल जाएगी। DPP दोनों में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। 1499 की कॉस्ट है, बट क्रिसमस की वजह से आपको ये बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल रहा है। Y484 कोड के साथ आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा, एंड यू विल गेट इट इन 1437। समझ में आ गया आपको? बी श्योर ऑफ दिस, आपके मार्क्स कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से ही आते हैं। यही आपको रिजल्ट दिलवाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और डेली रिवीजन कर रहे हैं और अगर खुद पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर 95% कोई ड्रीम नहीं है, ये अचीवेबल टारगेट है और ये कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है। और जब रिजल्ट आएगा ना बेटा, याद रखना, है ना, तो लोग पूछेंगे, है ना, कि इतने मार्क्स कैसे आए। तब आप बैठ करके सब जगह पे पॉडकास्ट दे रहे होगे, या हो सकता है मुस्कुरा करके बोल दो, मेरी तो स्ट्रैटेजी सिर्फ 40 डेज़ की थी और ये 40 डेज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, है ना। सो क्या आप सभी रेडी हो अपनी पढ़ाई करने के लिए कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ और क्लैरिटी के साथ, है ना। तो मैं आपकी प्यारी रुबैका मैम आपके साथ हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैम, वी प्रॉमिस वी आर रेडी फॉर creating 95% in these 40 days. All the best.